Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले सप्ताह जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनका सेंटअप एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था स्कूल और कॉलेजेस में, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। फुल्ली एग्जामिनेशन जो है वो बोर्ड के पैटर्न पर लिया गया था और बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप उसे किस चीज़ में टिक मार के आए हैं, किस ऑब्जेक्टिव का आपने क्या आंसर दिया है, उसी चीज़ को मैं आपको बताने आया हूँ। थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि आप किस ऑब्जेक्टिव में आपने किस आंसर को टिक किया है और उस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर क्या होगा वह मैं बताने जा रहा हूँ। सही है, चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ऑप्शन भी आपका आंसर भी मैं देता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन था कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। करेक्ट आंसर अगर देखा जाए, अगर पूछा जाता कि टोटल ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है, तब आप 14 मारते, आपका करेक्ट था। लेकिन यहाँ ब्रेविस लेटिस भी पूछा जा रहा है क्यूबिक सिस्टम का, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है इसका 3 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहला का जो आंसर होगा, पहला का आंसर वो आपका होगा 3। करेक्ट आंसर होगा ए। सही है, यानी घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होगी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो जरा गौर कीजिएगा। डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। फिर आपका डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलीय, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन का है। फिर उच्च अंतराण्विक बल क्रिस्टलाइन का है। तो इसका एक ही करेक्ट आंसर है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। यानी जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है कि डिफरेंट डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। तो कहने का मतलब ये आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ए जो है, ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि द इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग इफिशिएंसी याद कीजिए, मैंने आपको बतलाया था। सिंपल क्यूबिक का 52.4, बीसीसी का 68% और एफसीसी का 74%। तो आपको पूछ रहा है कि पैकिंग इफिशिएंसी जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कितना होगा। तो आपको करेक्ट आंसर 68 मारना है। परसेंटेज में 68 या 0.68 इज द करेक्ट आंसर। 0.68 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है आपका वो सी। सही है। 3 नंबर का आपका 0.68 बॉडी परसेंटेज पूछा जा रहा था, आपका बीसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी, तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि विलायक के 100 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलेय के मोल की संख्या को कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent is called, that is known as molality।
यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। तो मोलालिटी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोलालिटी। तो आपका आंसर मारना था बी, मोलालिटी। 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलालिटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? अनुसंख्य गुणधर्म मीन्स दैट इज नोन एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और याद कीजिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 बतलाए हैं आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो घुल के नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो यहाँ आपका दिया है घनत्व नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, तापक्रम नहीं होगा। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सी इज द करेक्ट आंसर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर आपका होगा सी इज द करेक्ट। सही है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और आपको याद होगा कि आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्स के नियम का पालन करता है, उसे हम आदर्श घोल कहते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी बेंजीन एंड C6H6 एंड टॉल्विन C6H5CH। बेंजीन और टॉल्विन का जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज द आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। तो आपको आंसर मारना था डी। तो आपने देख लिया, 1 का आपका आंसर है 3, ए आंसर। 2 का सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, आंसर ए। 3 का आपका है आंसर सी 0.68। 4 का है मोलालिटी, आंसर बी। 5 का है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आंसर सी। 6 का है बेंजीन एंड टॉल्विन, आंसर डी। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निम्नलिखित में से किसके 0.1 m घोल का परासरण दाब सबसे अधिक है? मीन्स 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज़्यादा होगा जिसका नंबर ऑफ आयंस की संख्या ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर इज CaCl2। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर, एक फराडे की विद्युत धारा CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। एक फराडे का विद्युत धारा विलयन मुक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 31.76 ग्राम कॉपर। आंसर होगा आपका बी। सही। 9 नंबर, किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी पॉजिटिव, धनात्मक होना चाहिए, यानी दैट शुड बी पॉजिटिव, धनात्मक होना चाहिए। आंसर ए, पॉजिटिव होना चाहिए। 10 नंबर का न्यूमेरिकल्स है। तो इस न्यूमेरिकल्स में आपको क्या कह रहा था? अर्धसेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आपको कुछ नहीं करना था, दोनों विभव को घटा देते तो आंसर आपका आ जाता 0.35 वोल्ट। तो आंसर आपको मारना था बी।
11 नंबर का क्वेश्चन कहता है जंक है, क्योंकि जंक जब भी लगता है तो उसमें आपका हाइड्रेटेड यानी जल की भी मात्रा रहता है, इसीलिए इसका आंसर होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आंसर होता डी। 12 नंबर का क्वेश्चन, सेतु लवण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? लवण सेतु जिसको आप साल्ट ब्रिज कहते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है? तो KCl इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर मारना था KCl इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो नंबर 13 का टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए, कहीं दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमको लगता है कि जितना मैंने आपको बतलाया सब आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दीजिएगा, सभी के करेक्ट आंसर मैंने आपको बतलाया। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चौदह नंबर का क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज द सी। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भिन्नांक हो सकता है, कौन फ्रैक्शनल हो सकता है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपको आंसर मारना था ए। 16 नंबर, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड्स कणों का गमन करना। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इज नोन एज विद्युत कण संचलन। इसको हम कहते हैं विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन आंसर मारना था आपको डी। चलिए 17 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण किस प्रकार का बल कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है? दैट इज द वेंडरवाल फोर्स। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवाल फोर्स, तो आंसर मारना था आपको सी। 18 नंबर का क्वेश्चन, इंजाइम्स है। इंजाइम्स एक प्रकार का प्रोटीन है, तो इंजाइम्स इज द प्रोटीन, तो आंसर मारना था आपको सी। 19 नंबर, वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। वह पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट। उत्प्रेरक कहा जाता है। आंसर मारना था आपको सी। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड्स नहीं है? तो कोहरा इज द करेक्ट आंसर, जिसको आप कहते हैं फॉग। आंसर मारना था सी। 21 नंबर, अयस्कों के प्रगलन में गालक का कार्य होता है अशुद्धियों को दूर करना। रिमूव गैंग, रिमूव गैंग, आंसर मारना था बी, यानी अशुद्धियों को दूर करना। थर्माइट विधि में अवकारक है, दैट इज द एल्यूमिनियम।
22। कॉपर धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है? तो कॉपर पायराइट CuFeS2 जिसको कहते हैं कॉपर पायराइट। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। 23। 25, ये होगा 22, ये होगा 23, ये 24। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क को अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? दैट इज द Ag सिल्वर। तो करेक्ट आंसर सी 25। एक एक करके आप मिला लीजिएगा जरा सा, कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा कि करा दूं ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। चलिए 25 नंबर, अमोनिया गैस के निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? दैट इज द करेक्ट आंसर CaO। करेक्ट आंसर डी 26। फास्फोरस अणु का सूत्र होता है P4। दैट इज द करेक्ट आंसर P4। आंसर डी 27। निम्नलिखित में से कौन कम वाष्पशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? दैट इज द करेक्ट आंसर H2S। करेक्ट आंसर सी H2S। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी। चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे आपका 5 या 10 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर रहेंगे। इसको जरा सा लिख लीजिए। चलिए चलते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया था? 28 का हो गया था। चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? दैट इज F2। एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है F2। करेक्ट आंसर बी 30। XeF2 की संरचना है दैट इज रैखिक, जिसको आप कहते हैं लीनियर। आंसर ए। इकतीस नंबर का, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन रंगीन है? तो V3+। आंसर मारना था आपको डी 32। प्रथम संक्रमण तत्व है स्कैंडियम। प्रथम स्कैंडियम तत्व जो है वो आपका प्रथम संक्रमण तत्व स्कैंडियम है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? दैट इज द Ag। 34। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का है। पैंतीस, सभी लिगेंड होते हैं लुईस बेस। आंसर मारना था बी।
क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, दैट इज द मैग्नीशियम। आंसर ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित आयंस की प्रकृति होता है, दैट इज द वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। आंसर ए। जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या होता है 3। निम्नलिखित में से कौन अध्रुवीय है? CCl4, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है क्लोरोपिक्रीन। चलिए 41 का IUPAC नेम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। आंसर सी। 42 अभिक्रिया दिया हुआ है आपका, और यह अभिक्रिया कहलाता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आंसर होता बी। 43 निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है चेतना को शून्य करने में? दैट इज द क्लोरोफॉर्म। आंसर होगा ए। 44 प्राइमरी अल्कोहल में कौन मूलक उपस्थित रहता है? तो CH2OH। तो आंसर मारना है बी। चलिए मिला लीजिए आप जरा सा, और इसका स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि C2H5OH तथा CH3OCH3 में किस प्रकार का समावयवता है? तो आपका क्रिया मीन्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। 45 का फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आंसर मारना था आपको बी। 46 बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस एसिड से। आंसर ए। 47 ईथर में क्रियाशील मूलक होता है, तो आप जानते हैं वो ईथर का क्रियाशील मूलक वो है। आंसर बी। 48 फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आंसर होगा सी।
49। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO। आंसर मारना था बी 50। निम्नलिखित में से किसके अमोनिकल घोल को टॉलेंस की अभिक्रिया कहा जाता है? AgNO3। आंसर मारना था सी 51। यहाँ दिया IUPAC नेम लिखिए, 51 में IUPAC नेम इसका होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। आंसर मारना था आपको डी 52। अभिक्रिया जो दिया हुआ है आपको, दैट इज नोन एज द केनी-जारोज रिएक्शन। केनी-जारोज रिएक्शन। आंसर मारना था आपको डी 53। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अल्डिहाइड कीटोन में अंतर किया जा सकता है? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। 54। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विनेगर में उपस्थित रहता है? दैट इज द एसिटिक एसिड। आंसर मारना था आपका बी 55। टोटल 70 क्वेश्चन है। 55। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक होता है COOH। आंसर मारना था ए 56। निम्नलिखित में से कौन निर्बल अम्ल है? CH3COOH। आंसर मारना था आपको ए। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड है? तो आंसर मारना था आपको CH3CHOOH। आंसर मारना था बी। अणुसूत्र C3H9N को निम्नलिखित द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तो 1 अमीन भी है, 2 डिग्री अमीन भी है, 3rd डिग्री अमीन भी है, इनमें से ऑल। आंसर डी। चलिए 58 तक मैंने आपको कराया और 10-12 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो जरा से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कह रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है, दैट इज द sp3। आंसर मारना था आपको ए 60। इथाइल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर प्राप्त होता है अल्कोहल C2H5OH। आंसर लगाना था आपको ए 61। निम्नलिखित में से कौन निर्मल भस्म है? NH3। आंसर ए। क्वेश्चन, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। आंसर बी। अमीनो अम्ल में पाए जाने वाले क्रियाशील मूलक है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 दोनों उपस्थित होता है, COOH एंड NH2 ग्रुप दोनों। तो आंसर डी।
निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते? दैट इज द विटामिन। विटामिन हमारा शरीर नहीं बनाता है। आंसर मारना है बी। संघनन बहुलक का उत्पाद है नायलॉन 66। आंसर मारना है डी। पहला औद्योगिक रूप से संश्लेषित रबर है मिथाइल रबर। मिथाइल रबर। आंसर ए। फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? दैट इज द बेकेलाइट रबर के निर्माण में। आंसर ए 68। निम्नलिखित में से कौन बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक्स। आंसर सी। निम्न में से प्राय किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है? फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट। आंसर बी 70 नंबर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाता है क्रोमफेनिकॉल। तो ये 70 का 70 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप जाके थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में आप जितना लिख के आए हैं। तो ये हम जितना भी 70 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बतलाया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी छात्रों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। फाइनल एग्जाम में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं बाद में।